वाह यार, यू आर सो लकी। अंजुम ने इसके पाँव में चांदी की पायल देकर कहा, हाँ अंजुम, बस अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत पे कौन कह दे। इतरत ने कुछ सोचते हुए कहा, आमीन आमीन। अंजुम ने इतरत को गले लगाते हुए कहा, मगर इनके पीछे खड़ा इनकी बातें सुनने वाला जैन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। एकदम इन दोनों के सामने आया और इतरत को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे बात करनी है तुमसे इतरत। हाँ बोले जैन भाई, यहाँ नहीं, ज़रा मेरे पास मेरे साथ और लाइब्रेरी की तरफ। इतरत के साथ साथ अंजुम को भी जैन की ये बात अजीब लगी। आपको जो कहना है यहाँ कहें। इतरत ने रूबरू जवाब दिया। कुछ ऐसा जैन की आंखों में था जिसे देख के इतरत को खौफ आने लगा। जैन ने एक गजीली निगाह इतरत पर डाली और वहाँ से चला गया। इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे इतरत, इससे दूर रहना। हाँ अंजुम, मुझे भी आज जैन भाई कुछ अजीब लगे। हेलो ब्यूटीफुल, बलाज ने आते ही इतरत की नाक दबाते हुए कहा। बलाज को देखकर इतरत के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। लो भाई आ गया इश्क का तो उस्ताद, अब मैं तो चली, अंजुम डब्बी कहते हैं किताबें समेटते हुए कहा। अंजुम की बात सुन के दोनों मुस्कुराने लगे और बिलास ने कहा, हाय साली, हो तो ऐसी ही हो कि कैसे प्राइवेसी फराहम करती है। बिलास ने जाते हुए अंजुम से कहा, बेफिक्र रहिए दुल्हा भाई, इस प्राइवेसी का भारी मुआवजा लूंगी। ज़रूर ज़रूर साहिली साहबा। अंजुम मुस्कुरा के चली गई जब बिलास ने इतरत का चेहरा देखते हुए कहा, कुछ परेशान लग रही हो इतरत। अरे नहीं नहीं, परेशान क्यों होंगी, जैन वाली बात तो इतरत छुपा गई और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो आप कल यूँ नहीं आएंगे तो। अरे मेरी जान, एक दिन की तो बात है, एक दिन में कौन सा हम जुदा हो जाएंगे। अल्लाह न करे बिलाज, कैसी बातें करते हैं आप। इतरत ने फ़ौरन बिलाज को टोकते हुए कहा, आपकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये बोलते हुए इतरत की आंखें भीगने लगी। अरे अरे मेरी जान, मैं मजाक कर रहा था, इधर देखो मेरी तरफ। इतरत के देखने पर बिलाज ने इसके आंसू साफ किए और कहा, पागल, हमें अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई जुदा नहीं कर सकता। पागल है बिल्कुल मेरी बारबी डॉल। ये बोल के बिलाज ने इसे गले से लगा लिया। बिलाज यूनी में नहीं था तो इतरत भी यूनी नहीं आई। आज बिलाज को गए दूसरा दिन था, मगर आज इतरत को यूनी जाना पड़ा। लाइब्रेरी से इसे कुछ नोट्स बनाने थे। वो लाइब्रेरी से बाहर निकले तो सामने जैन खड़ा था। इसे इग्नोर करके इतरत साइड में से गुजरने लगी। जब जैन ने इसका हाथ थाम के इसे घसीटता अपने साथ लाइब्रेरी के साथ बने लॉन में ले आया। क्या बदतमीजी है जैन भाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की। इतरत का गुस्सा उरूज पे था जैन की इस हरकत पे, मगर जैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरी बात सुनो इतरत, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी मोहब्बत कबूल करके करके मेरे गले लगो, मुझे बोलो मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। जैन प्लीज़ इतरत, इस बिलाज को छोड़ दो। जैन की बात सुनकर इतरत के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। इसे जैन की दिमागी हालत पे शक होने लगा। इससे दूर होते हुए जैन से कहा, आपका दिमाग ख़राब हो गया, आप होश में तो हैं, मैं बिलाज से मोहब्बत करती हूँ, मरते दम तक करती रहूँगी। ठीक है तो फिर ये देख लो, शायद तुम्हारा फ़ैसला बदल जाए। जैन ने ये बोल के बिलाज और इन दोनों के दरमियान पायल बनाने से के लेकर गले लगने तक, बिलाज के इतरत के माथे पे अपनी लब रखने तक पूरी वीडियो इसके सामने चला दी। वीडियो देखे इतरत के होश व हवास उड़ गए। अब बताओ क्या फ़ैसला है तुम्हारा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो न सिर्फ पूरे कॉलेज में फैला दूंगा, बल्कि तुम्हारी मम्मा को भी भेज दूंगा। ज़ैन, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, प्लीज़ मुझ पे रहम करें प्लीज़। इतरत ने बाकायदा ज़ैन के आगे हाथ जोड़ दिए। ज़ैन ने वही हाथ थाम के कहा, मान लो मेरी बात इतरत, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतरत ने अभी फ़िलहाल ज़ैन को चुप कराने में ही आफिया जानी इलाज की आने तक। इतरत ने कहा, ठीक है मैं मान लूँगी आपकी बात, मगर आप बिलाज से कुछ नहीं कहेंगे, मैं खुद इन्हें समझा दूँगी। ठीक है ठीक है, आओ फिर लगो मेरे गले और कहो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इधर अपने दिल पे पत्थर रख के ज़ैन के गले लगी और कहा, मैं बिलाज से नहीं आपसे मोहब्बत करती हूँ ज़ैन। इतरत एक दिलखरीज चीख के साथ इतरत को अपना नाम सुनाई दिया। जो बोलने वाला कोई और नहीं बिलाज था, जो आज सरप्राइज़ देने इतरत को यूँ आया था। अंजुम से पूछने पर से पता चला कि इतरत लाइब्रेरी में है। ये इतरत की बदकिस्मती थी कि बिलाज ने वही जुमला सुना जो इसकी दुनिया हिलाने के लिए काफ़ी था। बिलाज को सामने देखकर इतरत की रूह फना हो गई और ज़ैन मौके से फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल गया। बिलाज की आंखों से आंसू गिरने लगे। रेड रोज़ इसके हाथों से नीचे गिर गया। उल्टे कदम उठाता हुआ वापस मुड़ गया। बिलाज बिलाज मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है जैसा आपने देखा और सुना। इतरत ने दौड़ते हुए इसे पकड़ा। इतरत ने रोते रोते बिलाज के सीने से लगने लगी। जब बिलाज ने इसे खुद से अलग करके जोर से धक्का दिया, इतरत मुंह के बल जमीन पे गिरी। बिलाज ने चीख के कहा, तुम काबिल नहीं हो मेरे, मुझे इसी दिन समझ जाना चाहिए था जब तुम पहली मुलाकात में मेरे लिए शर्ट लेकर आई थी कि तुम्हारा करैक्टर कैसा है।
बलाज ने नीचे झुककर इसका मुंह पकड़कर कहा। इतर का होंठ फट चुका था मगर बलाज को परवाह नहीं थी। मेरी बात सुन ले, एक बार बलाज प्लीज़, इतरत ने इसके पाँव पकड़ते हुए कहा। नाम मत लो मेरी अपनी गंदी ज़बान से। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे इतरत, नफ़रत। ज़िंदगी में कभी मैं तुम्हारा चेहरा चेहरा देखना नहीं चाहूँगा। ये बोल के बलाज ने इतरत को उससे दूर किया और चला गया। इतरत के कानों में बलाज के कहे अल्फाज गूंजने लगे। अंजुम जो इन दोनों को तंग करने आई थी, इतरत को ऐसा रास्ते में पड़ा देख के तेजी से इसके करीब आई, मगर इतरत तो होश में नहीं थी। घर पहुंचकर इतरत ने बेशुमार वॉइस कॉल किए बिलाज को, मगर बिलाज इसका नंबर ब्लॉक कर चुका था। इतरत इसके घर भी गई मगर वो वहाँ भी नहीं था। एक हफ्ता दीवानावार इतरत ने बिलाज के घर के कई चक्कर लगाए, यूनी में इसका इंतजार किया मगर वो नहीं आया। फिर इसे अंजुम से पता चला वो यूनी छोड़ चुका है। इतरत ने भी यूनी छोड़ दी। जैन भी इस दिन से गायब था। बिलाज की कोई खबर इतरत को नहीं मिली। इतरत अपना माजी याद करके तड़प उठी। चांदी की पायल बॉक्स में रख के इसे अपने सीने से लगा के सो गई। बराज घर आए तो बिना किसी से बात किए कमरे में चला गया। सालों बाद इतरत को देखे इसका दबा गुस्सा एक बार फिर उभरने लगा। इसने जोर से अपना हाथ दीवार पे मार के कहा, बेवफा। शाजी की बातें सुनने के बाद सनम शॉक थी। कल से बात करने के बाद से वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। सनम समझी शायद नाराज़ होगी, मगर आज जब इसने अपने अब्बू के नंबर से सनम को कॉल करके बुलाया तो सनम को मामला गड़बड़ लगा। शांजे तो तू भूल जा, सब दफ़ा कर इसकी करनी इसके साथ, हम क्यों इस मसले में कूदे। शांजे की बातें सुनकर सनम भी अच्छी खासी डर गई थी, तो शांजे भी थी मगर वक्ती तौर पर। ऐसे कैसे छोड़ दूँ सनम, इस बेजात कमीने को मुझे धमकी देना इसे बहुत महंगा पड़ेगा। तुम देखना, पहले मैं इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन कंप्लेन करूंगी और फिर बाबा को सब बताऊंगी कि वो कैसे घटिया प्लस कातिल इंसान के साथ काम कर रहे हैं। तुझे पता है सनम, ये बजात अपने बेटे को भी मार चुका है। शाजी की बात सुनकर सनम बहुत डर गई। इसे अंदाजा था कि बजात क्या चीज़ है, मगर शाजी को इस वक्त समझाना काफ़ी मुश्किल था। अब तेरी तो स्पीचेस लगे हैं, स्पीचेस लगे हैं। 3 दिन बाद क्लब में डांस कंपटीशन होने वाला है। इसमें तो डांस नहीं कर पाएगी। सनम ने अफसोसगी से कहा। हाँ सनम, सॉरी यार, चल कोई बात नहीं, मैं मना कर दूंगी आज क्लब जाके। अभी दोनों बातों में मसरूफ थे जब मुराद अचानक कमरे में आया। बात सुनो, जब भी तुम्हारे सर की चोट सही हो जाए तो बता देना, मुझे शादी की शॉपिंग करने जाना है। मुराद ने बेजारिये से ये बात कही और चला गया। मुराद के जाते ही सनम ने ताज्जुब से शानजे को देखा, जो गर्दन नीचे करके अपने आंसू से रोकने की कोशिश कर रही थी। ये इसे क्या हुआ? शानजी किस अंदाज में तुमसे बात कर रहा है? जब से इसकी जॉब लगी है 2-3 महीने बाद ये ठीक रहा, फिर इसका रवैया मुझसे इसी तरह का हो गया जैसे बहुत बेजार हो मुझसे। तुम्हें मैं कहती थी मगर तुम्हें यकीन नहीं आता था। आज तुमने देख लिया खुद ही। शायद से तुम परेशान हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सनम ने शांजे को गले लगाकर तसल्ली तो दे दी, मगर इसे खुद मुराद का ये रवैया परेशान कर गया था। अल्लाह रसूल का वास्ता हीर, अब उठ जाओ, कल रात 9 बजे से सो रही हो। लंदन क्या सोने आई हो? सिदरत ने बाकायदा सोई हुई हीर को झंझोड़ते हुए कहा। हीर ने एक आंख खोल के सिदरा को देखा और उठ के बैठ गई। अपने लंबे सिल्की सुनहरे बालों का जोड़ा बनाते हुए कहा, हाँ कल सुबह से मैं लंदन पहुंच के भंगड़ा डाल रही थी, इसी थक के सो रही हूँ अभी तक। हीर के तंज पे सिदरा अपनी हंसी छुपाने लगी। जब से वो लोग लंदन पहुंचे थे, जगह जगह इन लोगों की चेकिंग हो रही थी। फिर हॉस्टल आके आगे इन लोगों ने अलग फॉर्मेलिटी पूरी करके कमरे की सफाई, सारा कमरा सेट करने में ये लोग अच्छे खासे थक गए थे। मगर हीर सफाई की कीड़ी थी, इस वजह से वो ज़्यादा थक गई थी। अच्छा अच्छा मेरी माँ, मुझे अंदाज़ा है कि तूने कल रात बहुत ज़्यादा काम किया है, मगर आज यूनी भी जाना है, वहाँ जाके क्लास वगैरह देखनी है, एडमिट कार्ड वगैरह लेना है, बहुत काम है, इस वजह से तुझे बोल रही उठ जाने को। मैट्रन भी दोबारा आ चुकी है नाश्ता का बोलने, अब जल्दी से रेडी हो जा। अभी हीर और सिदरा और बाकी के स्टूडेंट अपने अपने फॉर्म जमा करवाने बाहर ही आए थे कि एक ग्रुप ने इन्हें घेर लिया, जिनमें कुछ लड़के और लड़कियां शामिल थी। कुछ इनमें उर्दू स्पीकिंग भी थी और थी, मगर इनका पहनावा पूरा अंग्रेज़ों वाला था। लड़कों ने लड़कियों की चीज़ें पहनी थी और लड़कियों ने लड़कों वाली। बात सुनो, हमारा रास्ता छोड़ो, इनने काफ़ी गुस्से से कहा, जिसका जवाब ग्रुप के एक लड़के ने दिया। पहले हमारे बॉस जी के पास चलो। क्यों चले तुम्हारे बॉस जी? पीटी के पास बैठो रास्ते से, वरना अभी प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। इनके तेवर देखकर इसके ग्रुप के 2-3 लोग इम्प्रेस जरूर हुए थे, मगर फिलहाल इनके बॉस का ऑर्डर था कि न्यू कमर को पहले इनके सामने पेश किया जाए।
ताकि इन्हें रैंकिंग के साथ साथ कुछ उसूल भी समझाए जाए। मगर शायद जोहान उर्फ सई ये बात भूल गया था कि इस बार इसका सामना हीर से पड़ने वाला था, जो नाम और शक्ल सूरत की हीर जरूर थी, मगर किसी तोप से कम नहीं थी। हीर ने सिद्रा का हाथ पकड़ा और लोगों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए बिना डरे चली गई। सभी हीर की इस जुर्रत से पे जहाँ हैरान थे, वही खौफजदा भी, क्योंकि जी का बुलावा टाल के हीर अपने लिए शामत बुला चुकी थी। लंबे कंधे तक आते बाल, उल्टे कान में ब्लैक कलर की बाली, हाथ में बेशुमार बैंड्स, लाइट ग्रीन आंखें जो अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। बेशक 23 साल का जी हसीन लड़का था, मगर इसने अपना हुलिया ऐसा बना रखा था कि पहली बार देखने में ही लोग इसे पहचानने में गलती कर जाएं कि वो लड़का है या छक्का। तुमने इसे बोला कि जी ने बुलाया है? जी ने सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा। हाँ जी, हमने इसे 2 बार बोला, मगर आगे से इसने कहा। आगे की बात जेनिफर कहते कहते रुक गया। क्या कहा इसने? जी ने इसका कॉलर पकड़कर कहा। इसने कहा, जी टीपी से कहो, अगर तंग किया तो प्रिंसिपल से शिकायत लगा दूंगी। जेनिफर की बात सुनकर जी ने गुस्से में अपने बालों पर हाथ फेरने लगा। रिलैक्स रिलैक्स डार्लिंग, माशा ने आगे बढ़कर इसके लबों को चूमते हुए कहा, जो थी इसकी आधी नंगी गर्लफ्रेंड। किस डिपार्टमेंट की है वो? जी के पूछने पर जेनिफर ने हीर के डिपार्टमेंट का बताया। पहले तो जी अपनी मखसूस जगह पे हीर बाकी दोस्तों के साथ रैंकिंग का इरादा रखता था, मगर अब वो इसके साथ जो भी करने का इरादा रखता था, पूरी यूनिट के सामने करने का रखता था। जी ने फौरन हीर के डिपार्टमेंट का रुख किया। मुझसे जो नज़रें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। बादल ने हिंसा के कमरे के बीचों बीच खड़े होकर गाना शुरू कर दिया। हुंजा जो 3 दिन से कमरे में बंद होकर अपने फाइनल ड्रम्स की तैयारी कर रही थी, सबसे तकरीबन इसने बातचीत बंद कर दी थी। खाना भी वो अपने कमरे में मंगवा लेती थी। हुंजा जो आज सेकंड लास्ट पेपर देकर आई थी और लास्ट पेपर की तैयारी कर रही थी, बादल के गुनगुनाने में वो अच्छी खासी भरम हो चुकी थी। बादल के बच्चे सीधी अभी हुंजा की बात मुंह में थी कि बादल ने फौरन मौके से फ़ायदा उठा के कमरे में घुस के कमरे का दरवाज़ा बंद करके कहा, हाय क्या कहा? बादल के बच्चे कहाँ हैं? किधर हैं मेरे बच्चे? हाय अल्लाह, कब आएंगे मेरे बच्चे? वैसे मेरे कितने बच्चे तुम अफोर्ड कर सकती हो? बादल ने मजनू वाले स्टाइल में दीवार पर अपना सर मारते हुए कहा। बहुत ही कोई बेहुदा इंसान हो तुम बादल, अभी इसी वक्त मेरे कमरे से दफान हो जाओ। हैं क्या कहा? बेहुदा? मैडम, कौन सी बेहुदा हरकत की है मैंने आपके साथ? आपके लबों को चूमा? क्या ऐसा मैंने? बादल ने इसे कमर से थाम के तेजी से इसके लबों को चूम के कहा। ये फिर कभी गर्दन पे ऐसे लब रखे मैंने? बादल ने इसे तेजी से घुमा के इसके बाल घूम हटा के अपने लब रखते हुए कहा। हुंजा तो हक्का बक्का रह गई। ये इसके साथ हुआ क्या है? ये कभी मैंने ऐसे तुम्हें कमर से थाम के उससे करीब करके तुम्हारे माथे को चूमा? बादल ने इसे कमर से थाम के माथे पर अपनी लब रखते हुए कहा। बस वही हुंजा का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और वो बादल से नजरें चुराने लगी। बादल के लबों पे बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट आई। इसे अंदाज़ा था वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, छोटी-मोटी गुस्ताखी कर कर। अच्छा ऊपर तो देखो मेरी तरफ, बादल ने इसे खुद से लगाए लगाए कहा। नहीं तुम जाओ यहाँ से, प्लीज़ पढ़ने दो। हुज़ा ने बिना इसकी तरफ देखे इसे खुद से दूर करते हुए कहा। अच्छा अच्छा इतना लो हुज़ा, जानी कल लास्ट पेपर है ना तुम्हारा, मुझसे बच के दिखाओ तुम। अभी तो जा रहा हूँ, क्या याद करोगी कैसे सखी आशिक से पाला पड़ा है तुम्हारा? ये बोल के बादल बिना इसे तंग किए हुंजा के कमरे से चला गया। बादल के जाते ही हुंजा की रुकी सांस बहाल हुई और शर्माते शर्माते वो दोबारा पढ़ने लग गई, जो कि अब बहुत मुश्किल था। पहला लेक्चर वो लोग अभी लेकर निकले थे कि जी के गैंग ने इन्हें घेर लिया। बहुत ही ढीठ हो तुम लोग, दोबारा आ गए? ही ने जेनिफर को देखकर कहा। जी जो यूनिट के बीचों बीच अपनी बाइक रोक के इनका रास्ता रोक चुका था और अच्छी खासी भीड़ लगा चुका था, ही के बोलने पर इसके सामने आया। ही ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक जी को देखा और कहा, अब तुम कौन हो भाई? ही ने कुछ सोचते हुए उसे देख के दोबारा कहा, ओहो तुम हो जी, वैसे हो किस कैटेगरी के, बॉय या गर्ल? ये कहकर हीर ने खुद ही कहकमा लगाया। हीर बस कर। सिदरा ने सीखा गुस्सा से लाल भोका चेहरा देखकर कहा, अरे भाई मैं थोड़ी इनका रास्ता रोके खड़ी हूँ, यही नमूना मेरे सामने खड़ा है। हीर ने एक बार फिर जी को नमूना कहा। इससे पहले वो और कुछ कहती, हीर के नंबर पर खुशी की कॉल आने लगी। जैसे ही इसने बैग से मोबाइल निकाला कॉल सुनने के लिए। जी ने आगे बढ़कर इसका मोबाइल छीना और नीचे ज़मीन पे ज़ोर से मार के इसे अपने पैरों से कुचला। अपने दूसरे साथी से जूस लेकर हीर के सर पे उंडेल दिया।
साथ साथ इसके ग्रुप के मेंबरों के हाथ में जो जो खाने की चीज़ें थी जिन एक एक करके इनसे लेकर हीर पे उड़ना शुरू कर दी। हीर का स्कार्फ, कपड़े, बैग सभी खराब हो चुका था। हीर एकदम सन्नाटे में खड़ी थी। पूरी यूनिट के सामने हीर का तमाशा लग चुका था। अब के कहकमा लगाने की बारी जी और उसके दोस्तों की थी। अब बताओ गाइस, नमूना कौन लग रहा है? जी के कहने पे सबका इशारा कहमों के साथ हीर की तरफ किया। वैसे अब तुम बताओ, लग क्या रही हो? लड़की हूँ। आगे का जुमला जी के कहने पे हीर ने निगाह उठा के जी को देखा। कुछ था इसकी आंखों में ऐसा कि पल भर के लिए जी चौंका, मगर फिर दोबारा कहकमा लगाने लगा। ओह जी, तुमने तो बेचारी के सारे कपड़े ख़राब कर दिए। अब देखो इस हालत में ये बेचारी यूली कैसे अटेंड करेगी? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। माशा ने हीर का मजाक उड़ाते हुए जैसे ही सुन खड़ी हीर के स्कार्फ को हाथ लगाया। बस हीर की हिम्मत वहीं तक थी। इसने वही माशा का हाथ पकड़ा, एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। 2 मिनट के लिए पूरे हुजूम में मातम छा गया। अभी माशा पहले थप्पड़ से संभली नहीं थी कि हीर का एक और सन्नाटेदार थप्पड़ पर और माशा वहीं ज़मीन पे गिरी। हीर ने आगे बढ़ के जी का कॉलर पकड़ा। इसकी इसी इस हिम्मत पे जी ने पहले से देखा अपने कॉलर को। अभी के अभी मैं तुम्हारी इस हरकत का जवाब दे सकती हूँ, मगर अफसोस मुझे मेरी आने की नसीहत है कि गंदगी में हाथ डालोगे तो हाथ खुद के गंदे होंगे। हीर खान इस वक्त गंदगी के ढेर में हाथ डालने के मूड में नहीं। तुम क्या हो? आज तुम खुद साबित कर चुके हो। एक लड़की के मुंह लग के पूछना ज़रूर अपनी माँ से कि तुम्हारी जेनेटिक क्या है। मर्द में तो तुम्हारा शुमार होता नहीं, औरत वाले भी तुम में ढंग नहीं है, छक्के ज़रूर लगते हो। CTP। ये बोल के हीर ने सी कॉलर छोड़ा, नीचे गिरी के माशा के गले में बड़ा मफलर खींच के उतार के अपना मुंह साफ किया और वही मफलर सी के मुंह पे उछाला और उंगली दिखा के कहा, मेरे रास्ते में अब कभी मत आना मिस्टर जी। भले हो मैं पाकिस्तानी, तो ये मत समझना कि गैर मुल्की समझ के मुझे दबा दोगे। हम पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं सामने वाले को अच्छे से समझा के आते हैं कि हम किस मुल्क से हैं। मगर इससे पहले एक लड़की हूँ, और वो भी ऐसी लड़की जो अपना दिफा खुद कर सकती है। इसे किसी कुत्ते की ज़रूरत नहीं तुम्हारी तरह। ये बोल के हीर ने जी को अपने सामने से हटाया चली गई। जी की नज़रों ने इसका दूर तक पीछा किया और मुस्कुराया। सोच लो एक बार, और सनम तुम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट हो। नहीं फैज़ान सर, शानज़े की कंडीशन ऐसी नहीं कि वो डांस कर सके और दूसरा कोई पार्टनर नहीं, तो बस आप कैंसिल कर दें कंपटीशन से ना। चलो सनम, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अच्छा सर, वो आपके क्लब के मेंबर थे ना जिन्होंने इस रात मेरी हेल्प की थी? सर मैंने फैज़ान से जैसे साइम का पूछना चाहा। कौन साइम? नाम मुझे पता नहीं इनका। हाँ साइम ही था। कोई काम था इनसे इनसे तुम्हें? किसको किससे काम पड़ गया? अचानक दोनों ने अपने पीछे से आती हुई आवाज़ से पलट कर देखा तो साइम था। अरे वेलकम साइम। फैज़ान ने इसका वेलकम करते हुए इसे गले लगाया। सनम ने बहुत गौर से कुछ सोचते हुए साइम को देखा। इस रात अगर ये इन लड़कों से नहीं लड़ता तो सनम तेरा क्या होता? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अब साइम बाकायदा सनम की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स में साइम काफ़ी हैंडसम लग रहा था। इस बात को सनम ने भी तस्लीम किया। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सनम ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ साइम को जवाब दिया। साइम भी ये बात एक्सेप्ट कर चुका था कि सनम की खाली मुस्कुराहट ही नहीं, वो खुद भी बहुत खूबसूरत है। लो अच्छा हुआ आ गए साहिब। तुम अभी सनम तुम्हारा ही पूछ रही थी। फैज़ान के कहने पे साहिब ने बहुत खुशगवार अंदाज में सनम को देख कर कहा, रियली? जी वो आपका शुक्रिया अदा करना था। वैसे अगर आप इन लड़कों। सनम ने आगे की बात अधूरी छोड़ी जो साहिब समझ चुका था। चलो सनम, मैं हटा देता हूँ कंपटीशन से नाम तुम्हारा। फैज़ान ने जाते जाते सनम को कहा और जैसे ही जाने लगा साहिब पूछ बैठा, क्यों क्या हुआ? आप तो यहाँ जीतने आई थी ना? हाँ, मगर मेरी फ्रेंड के चोट लग गई और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और इस क्लब की मेंबरशिप भी मैंने इसी वजह से हासिल की थी कि एक वही दोस्ती मेरी बचपन की है, बाकी नहीं किसी से इतनी दोस्ती नहीं जो 3 दिन के अंदर अंदर मेरे पार्टनर बने, तो बस इसलिए। सनम के लहजे की उदासी साइम को बहुत खली। इसने कहा, अगर बुरा नहीं मानो सनम तो मैं बन सकता हूँ आपका पार्टनर। साइम के कहने पे सनम ने घूर कर इसे देखा। मतलब डांस पार्टनर? साइम ने सनम के घूरने का मतलब समझते फ़ौरन वजाहत दी। अरे हाँ सनम, साइम बहुत अच्छा डांसर है। ये तो बिजनेस ज्वाइन करने के चक्कर में इसने अपना ये शौक छोड़ा है। फैज़ान ने भी साइम की बात की तरदीद की। मगर मैं ऐसे कभी किसी लड़के के साथ आप समझ रहे हैं मेरी बात? सनम के कहने पे साइम सनम के थोड़ा और करीब हुआ। साइम के इस तरह करीब होने पे सनम ने सिर्फ पीछे हुई, बल्कि इसके चेहरे पे घबराहट साइम नोट कर चुका था। लड़का नहीं दोस्त समझ के डांस कर लेना मेरे साथ।
साहिब के कहने पर सनम ने हैरत से इसे देखा और कहा, दोस्त? हाँ, क्यों, मैं दोस्ती के काबिल नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहिब, मैंने कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की। अब समझ नहीं आ रही मेरी कैफियत। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ, मगर चलो डांस कंपटीशन जीतने तक मुझसे दोस्ती कर लो। आगे फिर जो तुम्हारा फैसला हो मुझे मंजूर है। ये मेरा वादा है, कोई वीडियो नहीं बनेगी कंपटीशन के दौरान, ना ही कोई पिक्स लेगा। साइम ने ये कहकर अपना हाथ आगे कर दिया। सनम ने एक नज़र साइम को देखा, फिर इसके फैले हाथ को फैजान पे नज़र पड़ते ही इसने भी हाँ में गर्दन हिलाई, तो सनम ने हिचकिचाते हुए साइम का हाथ थाम लिया। के हाथ का लड़खड़ाना साइम साफ महसूस कर सकता था। पहली बार सनम ने अपना हाथ किसी के हाथ में दिया और वजह थी साइम का इसके लिए लड़ना। गुड हो गया, अब तुम लोग प्रैक्टिस पे ध्यान दो, पूरे 3 दिन है। फैज़ान के बोलने पे दोनों ने मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा और साइम ने इसे कल दोपहर को रिहर्सल का टाइम दिया। सनम थोड़ी देर तक क्लब में रह के जल्दी बाहर निकल गई। बिलाज बेटा फ्री हो? हाँ मम्मा, निदा बेगम ने बिलाज ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा, जो पाजिल का भी कमरा था। बेटा, मैंने तुम्हारी लड़की पसंद कर ली है। क्या? बिलाज हैरान होकर निदा बेगम से कहा। अब तुम मुकर रहे हो अपने वादे से बिलाज? अरे नहीं मम्मा, मैं तो बस इसलिए हैरान था कि अभी 3 दिन हुए कराची आए हुए और आपको मेरे लिए लड़की भी पसंद आ गई। हाँ आ गई, बस बताओ मैं बात चलाऊँ आगे? अरे कौन है, मुझे भी तो बताइए। शाहजहाँ आंटी की बड़ी बेटी इतरत। बलाज के चेहरे पे इतरत का नाम सुन के एकदम सख्ती आ गई। मम्मा, कोई और देखें? वो नहीं। क्यों, क्या बुराई है इसमें? मुझे तो वही पसंद है, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो। नहीं मम्मा, मुझे कोई पसंद नहीं, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। बलाज के कहने पे निदा बेगम ने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी और कहा, मुझे पता था मेरा बेटा मेरा मान रखेगा। मैं आज ही शाहजहाँ को कॉल करके कल आने का बोलती हूँ। जीते रहो बलाज। निदा बेगम तो चली गई मगर बलाज की दुनिया रुक गई। एक वक्त था जब वो अल्लाह से दिन रात अपनी मोहब्बत पे कुन फरमाने को कहता था। अब जब इसके दिल में सिवाय नफ़रत के कुछ नहीं, तो आज इसकी नफ़रत इसके शरीके हाथ बन के इसकी ज़िंदगी में आ रही थी। बलाज ने ईशा की नमाज़ पढ़ के अपने अल्लाह से दुआ की। ये कैसा फ़ैसला है अल्लाह, जब इसके साथ की तमन्ना थी, जब इसने अपना मुकरू चेहरा दिखा के मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब जब संभल गया हूँ तब आप इसे दोबारा मेरी किस्मत में लिख रहे हैं। बलाज ने अपने अल्लाह से हल्का सा शिकवा किया, जिसे करते हुए इसकी आंखें भीगी थी, मगर बलाज को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को आजमाइश में डालता है और फिर इतने खूबसूरत तरीके से इसे इस आजमाइश से निकालता है कि बंदा सजा शुक्र अदा करता है। शाहजहाँ बेगम निदा बेगम की बात सुन के जहाँ खुश थी वहाँ शौक भी। सुबह से उन्होंने सनम और इतरत को घर की साफ सफाई में मासियों के साथ लगा रखा था। अभी तक ये बात इतरत के ज़ैर इल्म में नहीं थी कि निदा बेगम अपनी बहन की फैमिली के साथ मंगनी की छोटी सी रस्म करने आ रही हैं, क्योंकि सनम, ताईजान, शाहजहाँ बेगम सब ने इमलाज के हक में फ़ैसला दिया था, मगर जिसका फ़ैसला जानना ज़रूरी था वो अभी तक अनजान थी। शाहजहाँ बेगम को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि वो इनका फ़ैसला सरख़म करके मानेगी। फिर भी उन्होंने अभी तक इतरत को भी निदा बेगम के आने का मकसद से अनजान रखा। मगर अम्मा अचानक हो तो ज़्यादा अच्छा है। दादी जान सुबह से कई बार शाहजहाँ बेगम को बोल चुकी थी कि इतरत को निदा के आने का मकसद बता दो, इसका हक है पूरा इनकार इकरार का। मगर अब बता दो शाहजहाँ से। दादी जान के बेहद इसरार पर शाहजहाँ बेगम ने इतरत को बताने का फ़ैसला किया। शाहजहाँ बेगम ने नीता बेगम के आने से 10 मिनट पहले इतरत को अपने कमरे में बुलाया। एक नफीसा खूबसूरत सा पीच कलर का ड्रेस इसे देकर तैयार होने को कहा। मगर मम्मा, इतना हैवी ड्रेस किस लिए? मेरे पास इतने कैजुअल ड्रेस सूट है, इसमें से पहन लूँगी। इतरत निदा आज यहाँ ख़ास मकसद से आ रही है। मतलब मम्मा? इतरत की छठी हिस्स ने जैसे इसे कुछ अनहोनी होने का इशारा किया। वो अपने बेटे बिलाज के लिए तुम्हारा रिश्ता पक्का करने आ रही है, मंगनी की सूरत में। इतरत को लगा इसने कुछ गलत सुना है। इसने वहीं रखी कुर्सी को थामा और एक बार और शाहजहाँ बेगम से पूछा, निदा आंटी अपने बेटे बिलाज के लिए मेरा रिश्ता लेने आ रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने तुम्हारी मर्ज़ी जाने बगैर हाँ कर दी। मम्मा, मुझे आपका हर फ़ैसला मंज़ूर है अपनी ज़िंदगी के मुताबिक। मगर क्या? निदा आंटी ने अपने बेटे की मर्ज़ी पूछी। हाँ मेरी जान, निदा आंटी ने बिलाज की रज़ामंदी जान के ही मुझे कॉल करी है। मुझे फ़ख्र है इतरत बेटा कि तुमने मेरा मान रख लिया। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आने वाले हैं।
इतरत ने किसी बेजान वजूद की तरह अपना जोड़ा उठाया, जो इसे अपने कफन से कम नहीं लग रहा था। जैसे तैसे वो कमरे में पहुंची, टप टप इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेशक आज भी वो बलाज से मोहब्बत करती थी, मगर बलाज की आंखों में अपने लिए नफरत की आखिरी हद इससे देखी थी। इतरत ने तैयार होने से पहले असर की नमाज पढ़ी, दुआ मांगते हुए वो बिलक पड़ी। या अल्लाह, तू दिलों के हाल बेहतर जानता है, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ। या अल्लाह, मेरे हक में अगर बलाज बेहतर है तो मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। मेरे मालिक, मगर मुझे हौसला देना कि मैं अपनी माँ के फैसले पे साबित कदम रह सकूं। शाहजहाँ बेगम, सनम और दादी जान ने इनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। सफ़िया बेगम तो पहले ही शाहजहाँ बेगम को जानती थी, तो अजनबियत तो कोई भी नहीं थी। बाबर साहब, फ़हीम साहब, सभी को शाहजहाँ बेगम की फैमिली अच्छी अच्छी लगी। अजद साहब के मुतालिक सफ़िया और निता बेगम पहले ही बाबर साहब को बता चुकी थी, इसलिए इनके बारे में किसी ने कोई सवाल नहीं किया। हुंजा, सनम, बाजिल की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक बिलास था जो बजाय सबको दिखाने के लिए खुश था, मगर इसके अंदर जो लावा पक रहा था वो सिर्फ इतरत पे ही फटना था। हुंजा और बाजिल इतरत से मिलने चले गए। बाजिल और हुंजा दोनों को ही अपनी क्यूट सी भाभी बहुत अच्छी लगी। शाहजहाँ, रस्म शुरू करें। निदा बेगम के बोलने पे शाहजहाँ बेगम ने सनम को इशारा किया इतरत को लाने का। बलाज के सामने जाने का सुनते इतरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे सनम का हाथ बहुत जोर से थामा था। इतरत ने तय कर लिया था कि ना तो वो बलाज की तरफ देखेगी और ना इसकी किसी तंज का जवाब देगी। इतरत को सामने से आता देखा बलाज ने घूर कर से देखा। कुछ भी था तो मोहब्बत ना वो उसकी वो पहली थी। सनम ने बलाज के बराबर में सिर बिठा दिया तो मंगनी की रस्म शुरू हुई। बलाज ने अमृता बेगम से रिंग लेकर इतरत के सामने अपना हाथ किया। इतरत ने थोड़ी हिचकिचाहट से बलाज के हाथ में हाथ दिया। बलाज ने जैसे ही इतरत का हाथ अपने हाथ में लिया, इसकी एक हार्ट बीट मिस हुई। इतरत का हाल भी कुछ ऐसा था। बलाज ने इसके हाथ की तीसरी उंगली में डायमंड की रिंग पहना दी। इतरत को शाहजहाँ बेगम ने रिंग दी, जो इसे बलाज की तीसरी उंगली में बिना इसका हाथ टच किए पहना दी। बादल, सनम, हुंजा तीनों ने इन दोनों के ऊपर गुलाब की पत्तियों की बारिश कर दी। ये हुंजा का प्लान था। कुछ देर के लिए दोनों एक साथ हंसे थे। अरे भाई, अब इन बच्चे को थोड़ा अकेला छोड़ो ताकि ये लोग एक दूसरे को जान सके। दादी जान की बात सुन के पानी पीते बिलाज को फंदा लग गया। अरे अरे बेटा, ध्यान से। शाहजहाँ बेगम के कहने पे बिलाज ने हाँ में गर्दन हिलाई। इतरत के हाथों में मौजूद गुलाब और मोतियों के गन पे कई बार बिलाज की निगाहें भटकी थी। बलाज भाई, मुझसे तो आप मिले ही नहीं। सनम ने एकदम बिलाज के सामने आके कहा। बिलाज ने मुस्कुरा कर कहा, आपसे मिले बगैर हमारा गुजारा कहाँ है, आखिरकार अकलौती साली हैं। ये कहकर बिलाज ने अपने पॉकेट में से एक मखमल की डिबिया निकाल के सनम को दी और कहा, तुम्हारे भाई की तरफ से तुम्हारे लिए। सनम ने पहले शाहजहाँ बेगम को देखा तो उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई, तो सनम ने इस डिबिया को थाम लिया। इतरत ने गर्दन घुमा के इस दुश्मन जान को देखा। भला इसे नफरत करता है, मगर इससे जुड़े रिश्तों का एहतराम है इसे। बिलाज भाई, अपना मोबाइल दे, हमने पिक्स लेनी है। बाजिल के कहने पे बिलाज ने इसे मोबाइल दे दिया। दिल खोलकर सनम, बाजिल, हिंदा ने पिक्स बनाई। सनम ने बिलाज को मोबाइल वापस करते हुए हल्की सी सरगोशी की। बिलाज भाई, इसमें आप ही का नंबर सेव कर दिया है मैंने। सनम के कहने पे इतरत, जो इन दोनों की सरगोशी सुन चुकी थी, इसका दिल चाह गला दबा दे सनम को। सभी खाना खाने गए तो वो दोनों अकेले रह गए। जब बलाट ने अपने तंज के तीर चलाना शुरू करे। हाथ तो ऐसे कपकपा रहे तुम्हारे जैसे पहली बार हाथ थामा हूँ तुम्हारा। ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें तो किसी और की बाहों की आदत होगी। मना क्यों नहीं करा इस रिश्ते से। बलाज के कहने पे इतरत ने बलाज को देखा। इसने तय कर लिया था कि बलाज की किसी ताने का जवाब नहीं देगी, मगर इसका जवाब देना इतरत ने ज़रूरी समझा। इससे पहले इतरत कुछ बोलती, सनम ने इसे और बलाज को खाने के लिए आवाज़ दे दी। इतरत ने उड़ते हुए बिलाल से कहा, मैं तो मना नहीं कर पाई, बकौल आपके ढीठ और बेवफा हूँ, मगर आप फर्माबरदारी का सबूत देते, अपनी मम्मा को मना कर देते। इतरत ने इसके सारे तानों का एक जवाब देकर इसे लाजवाब कर दिया था।